मैं उमाशंकर सिंह आज आपको अवगत करवाऊंगा भारतीय जनता पार्टी से। उन्नीस सौ 1980 से 2020 तक के भारतीय जनता पार्टी के सफर को अपने अंदाज में हिंदुत्व के लंबरदार और कमल रूपी कीचड़ में खिलने वाला कमल, कुछ यही पहचान है भारतीय जनता पार्टी का। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ बदल गया है। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी भी है और इन सब के बीच बीजेपी के सामने राजनीति की ऐसी चुनौतियां भी है जिसमें उसे चुनावी जीत चाहिए, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास इस देश में दोहरा चुका है और ये इतिहास रचने वाले शख्स और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी जी ही हैं। केंद्र में अपनी सरकार, 303 से ऊपर सांसद, देश भर में 1000 से ज़्यादा विधायक और 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता। कहने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। 39 से 40 साल पहले बीजेपी की स्थापना हुई थी। तब शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि पार्टी शोहरत और कामयाबी के इस मुकाम तक पहुंचेगा भी। जनसंघ से बीजेपी तक, अटल युग से मोदी युग तक, 10 सदस्य से 10 करोड़ सदस्य तक, बीजेपी के सफलता की यह एक संघर्ष यात्रा है। राजनीति की सर्पीली रातों पे संघर्ष के एक साल, तमाम तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए शून्य से शिखर तक की एक यात्रा। जी, भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विजया राजे सिंधिया, सिकंदर बख्श जैसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी बनाई थी। तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये सपना देखा था कि गांधीवादी समाज के रास्ते वे सत्ता के शिखर तक पहुंचेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 1984 के चुनाव में 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। 1984 की हार ने बीजेपी को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। आखिर वाजपेयी तक हार गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 जब वो अध्यक्ष बनाए गए,
थोड़े कट्टर छवि के माने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए। अब बीजेपी में नेतृत्व आडवाणी का था और नियंत्रण संघ का, इसलिए बीजेपी ने हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया। इसके बाद ये रास्ता बनता हुआ खुद ब खुद बनता चला गया। अब समय आया मुरली मनोहर जोशी यानी कि 1991 से 1993 तक का। 1991 का चुनाव बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा और उसने 120 सीटें जीत ली। इस साल बीजेपी देश की नंबर 2 पार्टी बन गई। बीजेपी को लग गया कि सत्ता की संजीवनी चाहिए तो राम नाम से राष्ट्रवाद पर जाना ही होगा। इसी दौर में बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष बन गए थे। दिसंबर 1991 में उनकी तिरंगा यात्रा निकली, जिसका मकसद 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना था। अब काल शुरू होता है एक बार फिर लालकृष्ण आडवाणी का। 1993 से 1998 हिंदुत्व और राम के नाम पर बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। 1984 में 2 सीटों पर सिमटी महज 7 वर्षों में ही देश का नंबर 2 पार्टी बन गई थी। ये सब कुछ हुआ लालकृष्ण आडवाणी के बदौलत। साल 1993 में आडवाणी एक बार फिर बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं। आडवाणी को ये अंदाजा था कि पार्टी को नंबर 2 से नंबर 1 बनाने और इससे भी आगे प्रधानमंत्री देने के लिए कोई उदार नीति वाला चेहरा चाहिए। 1995 में वाजपेयी जी से बगैर पूछे ही उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और उनके इस ऐलान के बाद सब के सब हैरान रह गए थे। अब समय आता है कुशाभाऊ ठाकरे का, यानी कि 1998 से 2000 तक का। अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी में पितृपुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे की बीजेपी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की जाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूत बनाने में कुशाभाऊ ठाकरे का बड़ा योगदान भी माना जाता है। अब समय आता है बंगारू लक्ष्मण जी का, 2000 से 2001 तक का। यानी 2001 में आंध्र प्रदेश से आने वाले बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण तहलका कांड में फंसते हैं, जिसके बाद न सिर्फ उनकी कुर्सी जाती है बल्कि पार्टी के छवि पर भी सवाल उठता है। यही नहीं, साउथ में अपना विस्तार की जो सोच थी बंगारू लक्ष्मण के माध्यम से, वो कहीं न कहीं रुकता हुआ दिखता है। अब समय आता है जेन्ना कृष्णमूर्ति जी का, यानी फिर से साउथ की तरफ से चलते हैं। 2001 से 2002 का। बंगारू लक्ष्मण के हटने के बाद 2001 से 2002 तक का जेन्ना कृष्णमूर्ति रहे साउथ के से प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। अभी भी साउथ में भारतीय जनता पार्टी का विकास उतना नहीं हो पाया था। इस विकास नीति को बढ़ाने के लिए वेंकैया नायडू को अध्यक्ष बनाया गया 2002 से 2004 में। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष रहे वेंकैया नायडू को साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद पुनः 2004 में लालकृष्ण आडवाणी युग लौट आता है। यानी 2004 से 2006 तक लालकृष्ण आडवाणी पुनः भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। साल 2004 में इंडिया साइनिंग की बुरी तरह फैल होने के बाद एक बार फिर से बीजेपी की कमान लालकृष्ण आडवाणी के हाथों में आ जाती है। लेकिन आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी को 2009 के चुनाव में भी शिकस्त ही मिलती है। इस दौरान बीजेपी ने राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी, अमित शाह और अब जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर देखा, पर पार्टी में बड़ा बदलाव मोदी लेकर आए, जिसके नाम और छवि पर बीजेपी पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब हो पाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव 20 जनवरी को हुआ।
और कार्यकारी अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा की इस दिन से अगले 3 साल के लिए पूर्णकालीन अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हुई। जेपी नड्डा को 17 जून 2019 को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले जेपी नड्डा का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता पटना विश्वविद्यालय के कुलपति थे। जयप्रकाश आंदोलन से प्रभावित होकर छात्र राजनीति को और कदम बढ़ाने वाले जेपी नड्डा बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ गए और साल 1977 में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में चुनाव में वह सचिव चुने गए और फिर 13 साल तक विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। साल 1993 में बिलासपुर के विधायक के रूप में पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले नड्डा 6 बार बिलासपुर सदर से विधायक चुने गए हैं। जेपी नड्डा 1998 से 2003 तक हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। साल 2012 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया और कई संसदीय कमेटियों में जगह दी गई। बीजेपी के अतीत आने, लड़ने और जीतने का रहा है। 2019 में जब बीजेपी ने सरकार बनाई तो कमान अमित शाह के हाथ में ही थी। अब बीजेपी के सामने अपने स्वर्णिम युग को बरकरार रखने की चुनौती है। अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा के सामने भी कई राजनीतिक चैलेंज हैं। अपने स्वर्णिम काल में चल रही भाजपा को इससे भी आगे लेकर जाने के साथ ही उन राज्यों में भगवा झंडा लहराने का लक्ष्य है जहां आरएसएस से लेकर भाजपा के प्रयोग भी अभी तक उतने कारगर साबित नहीं हुए हैं।